ओके, गुड आफ्टरनून। तो फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फिजिक्स में, हमने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि भाई कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और वाकई में एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आज कि एनर्जी क्या होती है, फिर एनर्जी के टाइप डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो आज हम एनर्जी के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज दिस एनर्जी? एनर्जी आखिर होती क्या है? साइंस में एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं एनर्जी, क्योंकि आज हमें पोटेंशियल एनर्जी भी जानना है और काइनेटिक एनर्जी भी जानना है। तो लेट्स टेक फर्स्ट, व्हाट इज दिस एनर्जी ऑल अबाउट? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा। तो एनर्जी क्या होती है? तो फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी बॉडी आपके सामने है, मान लो इस तरह से कोई भी बॉडी है, तो इस बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं है, इस बात का किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि इसके पास एनर्जी है या नहीं है। ठीक है। तो फिजिक्स कहता है कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी को है ऐसा बोला जाएगा अगर उस बॉडी से कोई ना कोई वर्क करवाया जा सके। A body is said to be having energy if that body can do any work. ठीक है। अगर कोई बॉडी कोई वर्क कर सकती है तो उस बॉडी के लिए बोला जाएगा कि उसके पास एनर्जी है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि जाओ पानी का लोटा भर के लाओ, है ना, तो आप कब जा पाओगे, ये काम कब कर पाओगे? जब आपके पास एनर्जी हो। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास तो एनर्जी नहीं। जैसे घर पे बहाने मारते हैं ना अपन, मम्मी ने कोई काम बोला तो हम बहाने मारते हैं, या फिर वाकई में कभी एनर्जी लो भी हो, बुखार आ रखा हो वैसे, तो घर वाले काम करने को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी नहीं होने के कारण हम काम नहीं कर सकते। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या है साइंस के टर्म्स में? ए बॉडी इज सेड टू बी हैविंग एनर्जी। ए बॉडी ए बॉडी इज सेड टू बी having energy if it can do work। ठीक है। तो कोई बॉडी जो है उसके पास ऊर्जा है, यदि एक वस्तु के पास ऊर्जा है यदि यह कार्य कर सकती है। ठीक है। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का कोई वेलोसिटी हो, तो उस वेलोसिटी के होने की वजह से मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी रखा हुआ होता है ना, और इस बॉडी के पास कोई वेलोसिटी होती और ये आगे की ओर बढ़ रही होती मान लो v वेलोसिटी से, तो ये जब इसके टकराती और ये रेस्ट में होती, मान लो स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है, लेकिन जब उनके बीच में टक्कर होगा तो ये बॉडी आगे जाने लगेगी दूसरे वाली। तो ये बॉडी आगे क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है, मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेकंड ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे रहा है, उसको चलवा रहा है। तो कैसे चला पा रहा है? क्योंकि इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। तो एक बॉडी के पास एनर्जी है, इसका क्या प्रमाण है? अगर वो वर्क कर सकता है, अगर वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है। एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ठीक है। जैसे कई फॉर्म कैसे कैसे हो सकती है, जैसे हीट के फॉर्म में एनर्जी बहुत रहती है ना, हीट के फॉर्म में रह सकती है। या फिर कोई साउंड के फॉर्म में एनर्जी रह सकती है, साउंड के फॉर्म में। ठीक है। या फिर कोई स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रह सकती है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। या फिर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं और ये फॉर्म, एक फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा।
जैसे पोटेंशियल एनर्जी हीट में, हीट पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर साउंड एनर्जी में। तो इस तरह से जो एनर्जीज होती है, ऊर्जाएं जो होती है, ऊर्जा के अलग अलग जो प्रारूप होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऊर्जा के प्रारूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन चेंज इन वन अनदर। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन चेंज इन वन अनदर। तो जो ऊर्जा के रूप है वो एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। ठीक है। अब मेनली जो फिजिक्स में जो टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें कि एनर्जी कितने टाइप की है, तो मेनली ब्रॉड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो तरह से क्लासिफाई की जाती है। तो इन फिजिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इन फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन फिजिक्स। द वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अपना नोटेशंस एक मिनट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जीज पॉसिबल है। वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तो, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है एक तो, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये होती है गतिज ऊर्जा। तो दो तरह की एनर्जीज फिजिक्स में डिफाइन की जाती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो एक एक एनर्जी को हम करते हुए लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर है वो क्या कहलाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। देखो इसको अगर बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका मैं बताऊं तो ये क्या होता है कि द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इन फॉर वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन के कारण किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, the ability of doing work by any object, the ability of doing work by any object, ठीक है, the ability of doing work by any object for virtue of its position। ठीक है। ये वर्च्यू वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या है कि उसकी स्थिति की वजह से, उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो इसकी एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हिंदी में इसको देखो, हिंदी में भी आप समझिए इसको क्या है कि किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं।
किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट नोट, क्योंकि ये चीज अपन पहले ही भी डिफाइन कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है केवल और केवल किसके लिए डिफाइन होती है, ये केवल और केवल किसके लिए डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही डिफाइन होती है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative forces। तो स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षित बलों के लिए परिभाषित की जाती है। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? केवल जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, है ना, ये सारे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो इनके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाएगी। तो अपन पूरी फिजिक्स में आगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे जो अभी मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, इसमें तो आ जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक आ जाएगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक पढ़ेगा अपन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये पढ़ेंगे। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, संरक्षित बल है ना ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी या बनेगी, वो क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अपन 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जो दो चार्जेस के बीच में होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रिक नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है एक हम जगह डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंग के अंदर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों अपन लेंगे आगे आगे अलग अलग जगह पे। इस चैप्टर पे अपन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और मेनली अपन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्प्रिंग के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लेंगे एक तो, और एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसे हम लेंगे। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद में अपन लेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पहले हम लेते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को आपने जो पहले की क्लासेस थी उसमें थोड़ा बहुत देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है, mgh स्टोर होती है ना। तो वो सारी बातें अपन यहाँ पे भी हम सीखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक नोट है इंपॉर्टेंट। ये नोट क्या कहता है कि फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क है उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है। जो वर्क डन होता है, कोई भी वर्क डन अगर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस पे, तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ अपन जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया, कि वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर क्यों होता है। तो इंपॉर्टेंट नोट यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव force is always equal to negative of stored potential energy, stored potential
एनर्जी। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य है, वर्क डन है, वो उसके द्वारा संरक्षित की गई स्थितिज ऊर्जा के हमेशा ऋणात्मक के बराबर होगा, उसके नेगेटिव के बराबर होगा। हिंदी में किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा संरक्षित कुल या कुल संरक्षित स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और कैसे है, किस तरह से इसका डेरिवेशन वगैरह, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इसका डेरिवेशन जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसमें समझ में आता है। जैसे मान लो एक मैं कोई ब्लॉक ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई ब्लॉक लेता हूँ इस तरह से, इस ब्लॉक को हमें h हाइट तक लेके जाना है। मान लो मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक लेके आ गया। ठीक है, इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया, तो पोजीशन पहले वाली ये है, ये फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये ग्राउंड है, पहले ग्राउंड पे था, अब ग्राउंड से इसको h हाइट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे लेके आ गए, h हाइट तक लेके आ गए। मान लो ग्राउंड से h हाइट तक लेके आ गए। अब इस पोजीशन पे, इस पे जो फोर्स लग रहा था नीचे की ओर, क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना। इस पॉइंट पे, इस पे नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, नहीं लग रहा। और ये यहां से यहां तक जब लेके आएंगे तब भी mg लगेगा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है इस पे, mg लग रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आए हम, मैं मान लो इसको पोजीशन ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ए से बी तक लेके आए, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, और फोर्स की डायरेक्शन नीचे की ओर है ना। तो जब यहां से यहां हम लेके आएंगे, यहां से यहां लेके आएंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, अगर उसे निकालते हैं, मान लो क्या निकाल रहे हैं हम, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, बाय ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है, नीचे की ओर है, तो मैं माइनस mg लिख दूं उसको, फोर्स नीचे की ओर है ना। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डी कॉस थीटा होता है, नहीं होता, होता है ना, एफ डी कॉस थीटा होता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है और फोर्स नीचे की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। तो एफ तो कितना हो गया, हमने मान लो ले लिया, एफ हो गया हमारा mg, है ना, मैं मैग्नीट्यूड डिवाइस देख रहा हूँ, एफ ले लिया mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, और कॉस थीटा, थीटा कितना है, 180 डिग्री है। अच्छा बच्चों, ये बात याद रखना कि जो कॉस 180 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस में 1 होती है। ये मैंने नेगेटिव वर्क डन वाले जब आइडिया बताया था तो उस टाइम भी बताया था कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना हो गया, mgh cos 180। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो वर्क डन कितना आया, माइनस में mgh आया या नहीं आया, तो फिर सर या तो mg को माइनस ले लो, हाँ mg को माइनस में ले लो या h को प्लस ले लो, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं वैसे कर रहा हूँ h तो fd प्लस cos। ही होगा, हाँ, h प्लस ले लिया ऊपर की ओर और नीचे की ओर डायरेक्शन तो है, माइनस ले ही नहीं सकते, h माइनस, हाँ नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट जा रहा है तो h प्लस ले सकते हो, है ना, h माइनस या माइनस प्लस दोनों ले सकते हो, डायरेक्शन किस साइड डिसाइड। नेगेटिव थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखते, अपन एफ डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ का भी मैग्नीट्यूड रखा है, डी का भी मैग्नीट्यूड रखा है, लेकिन कॉस थीटा की क्या रखी है हमने, वैल्यू रखी है, तो कितना आ गया, mgh, माइनस में mgh। और आप ये भी समझ सकते हो, देखो यहां से यहां मैं ए से बी तक ऑब्जेक्ट को जब लेके आ रहा हूं, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg नीचे की ओर, क्या ये इस चीज का अपोज नहीं कर रहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, हम तो उसकी इच्छा के विपरीत काम कर रहे हैं ना। mg तो क्या चाहता है, ए पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा वो ए पे पड़ा रहे, हम उसकी इच्छा के विपरीत ब्लॉक को उठा के नीचे से ए से बी पे लेके आए, तो mg क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ग्रेविटेशन वर्क क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव वर्क डन होगा, वो है भी, ये क्या है, नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है ना।
लेकिन यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे जब आया तो इसको अगर मैं छोड़ूंगा, यहाँ पे आके हम इसको जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, नीचे की ओर मूव होता है ना। जब इसको छोड़ेंगे तब नीचे की ओर मूव होगा या नहीं होगा? क्यों होगा मूव? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। अच्छा देखो, ग्रेविटी तो चलो है, लेकिन इसको जब छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर अपने आप मूव होने लग गया। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे अपन जो जो खिलौने वाली कार होती है अपनी, उसमें अपन चाबी जब भरते हैं, चाबी भरने के बाद छोड़ते तो गाड़ी अपने आप चलने लगती है ना। तो जब चाबी भरते हैं तो हमने क्या कर दिया, एक तरह से एनर्जी स्टोर करा दी, और फिर चाबी छोड़ी, उसको छोड़ा तो गाड़ी अपने आप चलने लगी, चलती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप फील कर सकते हो। देखो, जब हम पत्थर को उठा के ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं, तो पत्थर को उठा के ऊपर की ओर लेके आने से क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। एनर्जी स्टोर हो गई। अभी यहाँ पे इसको जब छोड़ रहे हो तो ये अपने आप मोशन नहीं कर रहा क्या, और नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती बढ़ने लगती बढ़ने लगती। यानी कि इस बी पोजीशन पे आने पे इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई है, और ये एनर्जी स्टोर जो हुई है ये वापस किसमें रिलीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जब इसको हम छोड़ेंगे। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब ये स्टोर्ड एनर्जी आएगी कहां से? ये स्टोर्ड एनर्जी आएगी जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है, यहां से यहां तक आने में वो वर्क डन कहाँ गया, है ना, वो स्टोर ही तो हुआ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। कितना स्टोर हो जाएगा? वर्क डन हमारा माइनस में mgh है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसमें हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस mgh हो जाएगी, यानी कि प्लस mgh हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी वो कितनी होगी, प्लस में mgh होगी। यानी कि इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई ग्रेविटी की वजह से वो कितनी आई, प्लस mgh आ जाएगी। ठीक है। और हम जैसा कि जानते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो वर्क डन तो कितना है ग्रेविटी की वजह से, माइनस में mgh है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस mgh। तो माइनस ऑफ माइनस mgh क्या हो गया, प्लस का mgh हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट पे लेके जाते हो, तो उस वजह से जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस mgh हो जाएगी। देखो वापस समझिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम ग्रेविटेशन फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया हमने, मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के ऊपर की ओर लेके जाता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मान लीजिए कोई है m, m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो इस पे mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की ओर हुआ है, mg और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस में mgh आ गया। यानी कि जो ग्रेविटेशन वर्क डन करेगा वो कितना करेगा, माइनस में mgh करेगा। अब हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, नेगेटिव का रिलेशन होता है। और क्यों है रिलेशन, आप ये भी समझिए। जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाया मैं, तो और यहाँ से लाने के बाद छोड़ता हूं तो ये अपने आप नीचे क्यों आ गया, कोई मतलब जो गाड़ी चलती थी खिलौने वाली वो क्यों चलती थी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी हम स्टोर कर देते थे, है ना, चाबी भर के एनर्जी स्टोर कर दिया, वो एनर्जी अब क्या हो रही है, बाहर आ रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो गाड़ी चल रही है। तो ब्लॉक को जब आप उठा के यहाँ से यहाँ ला रहे हो, ये जैसे एक इलास्टिक ले लो, आप स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को जैसे खींचोगे, खींच के छोड़ोगे तो ब्लॉक वापस पीछे की ओर आएगा ना। तो आपने जब खींचा तो क्या कर दिया, उसको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा दी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराई तो अब वापस लेके आ गए, तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से जो इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, जैसे आप रबड़ हो गया, रबड़ को खींचो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, अब उसको छोड़ो वापस वो सिकुड़ जाएगा। अब यही केस वैसा ही कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो, जैसे ब्लॉक को आप ऊपर की ओर उठा रहे हो,
तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई इनविजिबल रस्सियां लगी हुई, आप ऐसा सोच सकते हो, आपने उठाया तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ा तो वापस वो नीचे आ गया, है ना। तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन फील्ड या फिर कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि उसमें जब आप उसके अंडर वर्क डन कोई करते हो तो वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो वर्क डन वापस रिकवरेबल भी होता है। जैसे इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ऊपर तक उठाया तो इस पे नेगेटिव वर्क डन किया माइनस में mgh, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या हुई, प्लस में mgh हुई ना। और वो mgh एनर्जी वापस हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। यहाँ से mgh स्टोर हो गया और जब यहाँ पे आएगा तो प्लस mgh यानी कि काइनेटिक एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें वर्क डन मिल गया, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स में एक ये भी पॉइंट होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो रिकवरेबल होता है, यानी कि वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को वापस हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क डन रिकवरेबल होता है किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स वाले केस में। आई बात समझ में। तो ये भी एक हमें चीज ध्यान में रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो वर्क डन इज रिकवरेबल इन विच कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का mgh। अब देखो दूसरा केस अगर मैं लेता, बी से ए आता, बी से मान लो मैं उठा के ए पे लेके आ रहा हूं, तो उस केस में वर्क डन क्या होता, पॉजिटिव होता, mgh प्लस का होता ना। अब प्लस का वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mgh होगी, यानी कि इस पॉइंट से नीचे आने पर जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो कितना होगा, माइनस mgh हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा mgh का। लेकिन नीचे से ऊपर गया तब काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा mgh का। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves up by height h, then it gain potential energy by mgh, and when an object move down by height h, then it lose potential energy by mgh, ठीक है। जब नीचे की ओर आएगा तो mgh का लॉस होगा और जब ऊपर जाएगा तो mgh का गेन होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहाँ पे ले आया मान लो, है ना। तो पहले तो मान लो ऊपर गए, तो ऊपर जाएंगे तब तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऊपर गए मान लो यहां से यहां तक गए, पहले तो गए ऊपर साइड, ठीक है, और दूसरा केस ले लिया नीचे की साइड आए, और हाइट कितनी है, h हाइट ले ली, ठीक है, इसका मास है m और हाइट लिया हमने h, ठीक है, h हाइट का डिस्प्लेसमेंट लिया, मास है m, ये भी मास m हो गया। तो जब ऊपर जाएंगे तब तो आ जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कितने कितने का गेन हुआ, mgh का गेन, है ना, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव था ऊपर जाने पर। जैसे अप वाला केस जो है, अप वाले केस में वर्क डन जो है वो तो क्या है, ग्रेविटी की वजह से माइनस में mgh है, वर्क डन तो है नहीं है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि वर्क डन का उल्टा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस का mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, गेन हुआ। जब नीचे आएगा डाउन साइड आएगा, मान लो h हाइट डाउन साइड आता है, तो उस केस में वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन तो हो जाएगा प्लस का mgh, होगा या नहीं होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वर्क डन की उल्टी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस में mgh आ गई, तो माइनस में mgh का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। इस केस में क्या हुआ, लॉस हुआ। जब ऊपर से नीचे h हाइट आता है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में mgh का लॉस, है ना। और जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसी को अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया हो गया। इसके अलावा भी देखो पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग के अंदर अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी। एक लेते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ना, एक स्प्रिंग लिया मान लो, एक कोई रिजिड वॉल है मान लो जिससे स्प्रिंग बंधा हुआ है इस तरह से, एक स्प्रिंग है इससे बंधा हुआ है, और यहाँ पे एक मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, एक स्प्रिंग है इस पे बंधा हुआ है, एक मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे है इस तरह से, ठीक है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे है ऐसे। अब मान लो यहाँ पे जो पोजीशन है, ये पोजीशन मैंने ले ली x बराबर 0 वाली, ये पोजीशन ले ली मैंने x बराबर 0 वाली पोजीशन, ठीक है, ले ली। अब यहां से मान लो मैं कोई x डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, यहां से क्या लिया, कोई x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लिया, और उस x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लेने पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां आ गया मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया इस तरह से, x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लेने से। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा था वो किस तरफ लग रहा था, पीछे की ओर लग रहा होगा ना, kx पीछे की ओर लगता है, स्प्रिंग फोर्स में हमने पहले पढ़ा था, पीछे की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, kx फोर्स लग रहा होगा, लगता है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की ओर है। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, मान लो छोटा सा वर्क डन अगर हम देखें कि मान लो कोई छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, f dx हो जाएगा, है ना, और f की वैल्यू क्या है, इधर है dx आगे की ओर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो छोटा सा जो वर्क डन हुआ वो कितना हो जाएगा, माइनस में f की जगह मैं kx लिख सकता हूँ, क्योंकि जो f होता है स्प्रिंग फोर्स में वो कितना होता है, माइनस में kx होता है ना स्प्रिंग फोर्स में, तो f की जगह क्या लिख दिया, माइनस में kx dx लिख देंगे, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के हम टोटल निकाल सकते हैं अगर टोटल निकालना हो तो। जैसे यहां से यहां आया dx आया, dx 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 करके तो क्या बना है, x बना है ना, तो टोटल वर्क डन निकाला है तो टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस में kx dx, और x कहां से कहां चेंज हो रहा है, x बराबर 0 से कोई जनरल x तक चेंज हो रहा है, इसको ऐसे ले सकते हैं, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से शुरू किया था और कहां तक गया है, x तक गया, ये तो हो गया x बराबर 0, और ये पोजीशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू x ले सकते हैं कोई जनरल x, है ना, तो इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से जो टोटल वर्क डन होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो कितना आ जाएगा, माइनस में के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख दिया 0 से x, तो इससे जो स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में x रखा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 रखा तो 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर, तो स्प्रिंग जो वर्क डन करेगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कौन सा वर्क डन है, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है। अब देखो अपन को अगर ये पता लगाना है कि भाई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन का अपोजिट, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी आ जाएगी,
उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, तब तो फॉर्मूला याद रखना है mgh, और बात करें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह अपन काम में लेंगे। आई बात समझ में? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ सॉरी mgh होती है ना। ये दो फॉर्मूले में ध्यान में रखने पोटेंशियल एनर्जी के। और ग्रेविटेशन में ये देखें अगर कि जो अगर ऊपर जाते हैं तो गेन होता है mgh का, नीचे आते हैं तो लॉस होता है mgh का। लेकिन स्प्रिंग में आप देखो, स्प्रिंग में अगर एक्सटेंड करें तो फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन क्या, नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। स्प्रिंग में अगर इवन कंप्रेस भी करें तो कंप्रेस करेंगे तो फोर्स क्या, बाहर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट क्या, अंदर की ओर। तो स्प्रिंग में अगर कंप्रेस करेंगे तब भी क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है। स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करो या कंप्रेस करो, दोनों केसेस में जो स्प्रिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। यानी कि दोनों केसेस में स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन किया गया क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, चाहे एक्सटेंड करो या चाहे कंप्रेस करो। तो इसका मतलब क्या है, जो स्प्रिंग फोर्स है उसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों केसेस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही बात? अगर हम एक्सटेंड करें और हम या फिर कंप्रेस करें, दोनों केसेस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो दोनों केसेस में वर्क डन क्या है, नेगेटिव है या नहीं है? तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव इन बोथ केसेस। यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग will be positive in both cases। कौन सा, एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों केसेस में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ पे ग्रेविटेशन वाले में तो एक में तो देखो ऊपर ले गए तो नेगेटिव, ऊपर ले गए तो पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन नीचे लाए तो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, स्प्रिंग के अंदर क्या है, ये दोनों केसेस में क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में? ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में पॉजिटिव होती है, चाहे वो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग हो, चाहे वो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग हो। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन के केस में ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब ऊपर लेके गए तब तो क्या है, पॉजिटिव है, जब नीचे आए तो क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी आज का इसका क्लास का टाइम हो चुका है। तो आज अपने क्या पढ़ा, हमने एनर्जी को डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ली, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिया। ठीक है, अब कल जो नेक्स्ट क्लास अपन फिजिक्स